दोस्तों, क्या आप लोग यकीन करेंगे कि जो लड़की कई हफ्तों से भूखी प्यासी दर्द से निढाल बिस्तर पर पड़ी है, उसने गुस्से में आकर अपनी छोटी बहन को महज एक गुड़िया की तरह उछाल कर दीवार पर दे मारा हो। और क्या आप लोग इस बात पर भी यकीन कर सकते हैं कि वही कमज़ोर निढाल दुबली पतली लड़की जिसने हफ्तों से भूख प्यास बर्दाश्त की हो, जब उसकी हथेली पर खाने के लिए सेब रखा जाए तो वो एक हाथ से ही उस सेब को पिचका कर सेब देने वाले के मुंह पर दे मारेगा। तो अपने हेडफोन्स पहन लें, आयतल कुर्सी पढ़ना ना भूलें और अपने ऊपर दम कर लें। कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। और अगर आप ड्राइव करते हुए स्टोरी को सुन रहे हैं तो एक नज़र अपनी बैक सीट पर ज़रूर डाल दें, क्योंकि मैंने सुना है जब भी हम इस माफूकुल फितरत मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आसपास जमा हो जाती है और बड़ी तेजस्वी से सुनती है कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा एनालिस मिशेल का किस्सा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस किया गया एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था, जिस पर आज भी ये लोग ये समझने से कासिर हैं कि क्या वाकई एनालिस के जिस्म में कोई इस तरह के 5 से 6 शयातीन काबिज़ हो चुके थे, या फिर एनालिस को दिमागी मर्ज यानी टेम्परल लोब एपिलेप्सी का मर्ज था। दोस्तों, एनालिस की पैदाइश 21 सितंबर 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुई। एनालिस के वालिदैन जोसेफ और एना मिशेल एक स्ट्रिक्ट कैथलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह एनालिस भी अपने बचपन से ही एक अच्छी स्टूडेंट और बहुत ही रिलीजियस लड़की थी। 1968 में जब एनालिस महज 16 साल की थी, तब पहली बार उसके जिस्म में एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसे देखकर उसके वालिदैन काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। दौरा इतना ख़तरनाक था कि उसके वालिदैन को लगा जैसे उनकी बेटी आज इस दौरे की वजह से अपना होशो-हवास खो बैठ। जिसके बाद उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवाई गई। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और इस ट्रीटमेंट के दौरान उसका ब्रेन स्कैन भी करवाया गया। शुरुआत में तो डॉक्टर को लगा कि ये टेम्परल लोब एपिलेप्सी यानी मिर्गी की एक बीमारी जिसकी वजह से इंसान को दौरे पड़ते हैं, एनालिस उसका शिकार हो गई है। लेकिन उसकी बीमारी इससे और भी कहीं ज़्यादा उलझी हुई और ख़तरनाक थी। 1969 में पहली बार एनालिस को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद उसे एंटी कन्वल्सन ड्रग्स दी गई थी, जिसका असर उस पर अच्छे के बजाय बुरा हुआ, यानी उल्टा असर हुआ और उसकी तबीयत में मज़ीद ख़राबी पैदा होती गई। 1970 से लेकर 1973 तक यानी उसकी ज़िंदगी की 3 साल उसका इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी तबीयत में मज़ीद बिगाड़ पैदा होता गया। उसका वज़न घटने लगा, वो कमज़ोर पड़ने लगी, उसने खाना खाना तक छोड़ दिया था। वो कहती थी कि उसे अजीब तरह के चेहरे नज़र आते हैं, जो अक्सर रातों में उसे डराया करते हैं और उसे खाना भी नहीं खाने देते। उसकी इन बातों से परेशान होकर उसके वालिदैन बिल आकर थक हार कर अपने सबसे करीबी चर्च जिससे वो ताल्लुक़ रखते थे, उनके फ़ादर से कॉन्टैक्ट करते हैं। उन्होंने बताते हैं कि हमारी बेटी में इस तरह के पोज़ेशन के सिम्पटम्स ज़ाहिर हो रहे हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरे वाक़ये में 1973 एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला हिस्सा होता है एनालिस की ज़िंदगी का, क्योंकि इस मख़सूस साल में एनालिस हर तरह के रिलीजियस स्कल्पचर्स, यहाँ तक कि रिलीजियस बुक से भी दूर रहना और घबराना शुरू कर देती है। उसके कमरे में जो वर्जिन मैरी का स्टैच्यू होता है, वो उसे भी तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे कमरे में कोई भी रिलीजियस चीज़ नहीं होनी चाहिए। एनालिस का इस दौरान दौरे पड़ने का जो दौरानिया होता है, वो मज़ीद बढ़ता जाता है और एनालिस इन दौरों के दौरान खुद को मारना, पीटना, नुकसान पहुंचाना, अजीब तरह की आवाज़ों में चीखना, चिल्लाना, अलग-अलग ज़बानें बोलना, इस तरह की हरकत और सपनात में मुब्तला हो जाती है। उसकी इस हालत को देखते हुए लोकल प्रीस्ट बिशप जोसेफ से एग्ज़ॉर्सिज़म करने की परमिशन मांगते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की तारीख़ का वो वक़्त था जब एग्ज़ॉर्सिज़म करने के लिए बाकायदा परमिशंस की ज़रूरत होती थी और ये परमिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ बिशप ही दे सकते थे। 1975 में बिशप जोसेफ ने पहली बार एनालिस पर एग्ज़ॉर्सिज़म करने की इजाज़त दे दी। उसकी हालत को देखते हुए उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अगर इस वक्त इस पर एग्ज़ॉर्सिज़म नहीं किया गया और जो सिम्पटम्स ये शो कर रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पर एग्ज़ॉर्सिज़म करना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये लड़की अपनी जान से जा सकती है। उस वक्त के सबसे माहिर फ़ादर जो एग्ज़ॉर्सिज़म के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, पहला फ़ादर रेंस और दूसरा फ़ादर अर्नस्ट ऑल्ट, इन दोनों को
एनालिस पर एग्जॉर्सिज्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वो एक एग्जॉर्सिज्म जो 4 से 6 घंटे तक चला, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और एनालिस की तबीयत में मज़ीद बिगाड़ पैदा होता गया। अब आपको ये बताता चलूँ कि जब भी किसी इंसान पर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, तो उससे इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी इजाज़त के बिना आप उस पर एग्जॉर्सिज्म हरगिज़ नहीं कर सकते। चर्च के उसूलों के मुताबिक सबसे पहले एनालिस से इजाज़त ले ली। 1975 से लेकर 1976 तक एनालिस के जिस्म ने तकरीबन 67 यानी 67 एग्जॉर्सिज्म्स बर्दाश्त किए और हर एग्जॉर्सिज्म के बाद उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई। लेकिन बार बार एनालिस उनसे किड़किड़ा कर ये कहती कि इन्हें मेरे अंदर से निकालो। इन सारी अजीब बातों में एक अजीब बात और भी थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब एनालिस से उस पर काबिज हो जाने वाले शयातीन या जिन्नात के नाम पूछे गए, तो उसमें 2 नाम ऐसे थे जिसने ना सिर्फ उन फादर्स को बल्कि उसके पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। और वो 2 नाम थे, पहला लूसीफर का, जिसको बाइबल में लूसीफर और कुरान में इब्लीस का नाम दिया गया है, और दूसरा फ्लैशमैन का। फ्लैशमैन कौन था? फ्लैशमैन एक ऐसा प्रीस्ट था जिसे अपनी हरकतों की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था और एनालिस के मुताबिक उसकी रूह एनालिस के जिस्म पर काबिज हो गई थी। इन तमाम 67 एग्जॉर्सिज्म्स के दौरान उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग्स बनाई नहीं। उनमें से कुछ रिकॉर्डिंग्स इतनी डिस्टर्बिंग थी कि शायद मैं आप लोगों को वो सुना भी नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनमें से एक क्लिप आप लोगों के सामने मेरी वीडियो में ज़रूर पेश की जाए। तो दोस्तों, ये है वो क्लिप है जो एग्जॉर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. 1 जुलाई 1976 को जब एनालिस पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म किया गया, उसी के कुछ दिन बाद एनालिस की मौत हो गई। एनालिस की मौत 23 साल की उम्र में हुई थी और ये तमाम सिलसिला उसके साथ उसकी 16 साल की उम्र से चल रहा था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी में कितनी सख्तियाँ झेली होंगी। मेडिकल साइंस के मुताबिक एनालिस की मौत की वजह स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन यानी भूख और प्यास की वजह से हुई थी। लेकिन उसके पेरेंट्स और चर्च के तमाम प्रीस्ट इस बात पर बज़िद थे कि उसकी मौत उन शयातीन की उस पर जुल्म सितम की वजह से हुई थी। जब एनालिस की मौत हुई उस वक्त उसका वज़न सिर्फ 30 किलो रह गया था। शायद आप लोगों को इस बात से यह अंदाज़ा हो रहा हो वो कितने अरसे से भूख प्यास बर्दाश्त कर रही थी। एनालिस के आखिरी वक्तों में उसका वज़न सिर्फ 30 किलो रह गया था और शायद आप लोगों को उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा इस बात से भी हो सके कि उसने अपने आखिरी वक्तों में अपने घुटनों पर चलना और बुरी तरह दर्द से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। एनालिस की मौत न सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक इबरत थी। लेकिन ये सिलसिला एनालिस की मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। 1978 में पहली बार एनालिस के पेरेंट्स और उस प्रीस्ट पर जिसने उसका एग्जॉर्सन किया था उस पर केस चलाया गया। ये केस था मैन स्लॉटर का कि उसके वालिदैन और उस प्रीस्ट की कोताहियों की वजह से एनालिस भूख और प्यास का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठी। कोर्ट ने डिसाइड किया कि एनालिस को अगर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन जैसे शॉक ट्रीटमेंट, फोर्स फीडिंग, ज़बरदस्ती खाने खिलाने और इसी तरह की कुछ ब्रूटल ट्रीटमेंट्स दी जाती तो वो ठीक हो सकती थी, जिसकी वजह से एनालिस के वालिदैन और उस प्रीस्ट को 6-6 महीने की सज़ा हुई और जिसके बाद उस प्रीस्ट को सस्पेंड भी कर दिया गया था। दोस्तों, एनालिस मिशेल की मौत आज भी इस पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री बन चुकी है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो महज एक साइकोलॉजिकल बीमारी का एक नतीजा था, जबकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि एनालिस सच कह रही थी कि उसके जिस्म पर कुछ खौफनाक मखलूक़ात ने कब्जा कर लिया था।